नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल लोक पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार मास्टर स्ट्रोक मारने की आदत है और अब उनके नए 2 मास्टर स्ट्रोक हैं। एक तो जो वो रोए थे उस पर बिहार ने अपना बदला ले लिया है। ऐसा बंद करके दिखाया है कि कोई गर्भवती महिला भी अगर अपनी गाड़ी में जा रही थी तो उसको भी नहीं जाने दिया गया। कोई बुजुर्ग अपनी दुकान खोलने जा रहा था तो उसको भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नहीं जाने दिया। लेकिन इसके बावजूद बिहार में लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री की मां के कथित अपमान को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन इसके बावजूद ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए कहा जाएगा क्योंकि देश की पूरी मीडिया इसको बहुत सफल करार दे रही है। इसके अलावा जीएसटी की जो दरें हैं वो 2 रख दी गई हैं और ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है और ऐसा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको राहत दी है। ये अलग बात है कि जो पिछले स्लैब हैं क्या वो गलत थे? अगर गलत थे तो क्या भारत के देश के जो लोग हैं उनसे ये जो पैसा काटा गया क्या वापस किया जाएगा? खैर जो भी हो, लेकिन इन सब बातों से इतर एक बहुत ही गंभीर सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी ने उठाई थी तो देश के जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उन्होंने उसी जातिगत जनगणना को माना। इसके अलावा जीएसटी में सुधार की लगातार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे थे और अंततः जीएसटी में सुधार करना पड़ा। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर काम करेगी? क्या ये भी अब राहुल गांधी डिसाइड कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी उसी सुर पे नाच रही है जिसकी ताल राहुल गांधी छेड़ते हैं? अगर ऐसा है तो ये बहुत गंभीर बात है और महामानव का जादू कम हो रहा है। आप ज़रूर कमेंट करके बताना, क्या राहुल भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे डिसाइड कर रहे हैं? डॉक्टर साहब जी, मास्टर स्ट्रोक तो चलो आदत है मोदी जी को मारने की, तो सवाल यही है और बहुत ही गंभीरता से मैं इसको कहना चाहूँगा कि क्या आने वाले समय में जिस तरीके से जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी में सुधार का मुद्दा हो, ऐसा लगता है कि बीजेपी अब राहुल गांधी की पिच पे खेलने लगी है। जबकि पहले ये होता था कि बीजेपी डिसाइड करती थी क्या मुद्दे होंगे। तो ये क्या राहुल गांधी का उभार है या फिर हमारे प्रधानमंत्री का उतार है? ये देखिए, ये राहुल गांधी ने जितनी बार जो कुछ कहा वो सही सिद्ध हुआ। चाहे वो विदेश नीति के मामले में चाइना वाला इशू था या जीएसटी का था या नोटबंदी का था, जितने भी इनके मास्टर स्ट्रोक थे राहुल गांधी ने उनकी आलोचना की थी और उनको गलत बताया था और कालांतर में वो सारी चीज़ें सिद्ध हुई। इसका असर ये हुआ कि समाज का एक बड़ा तबका जो राहुल गांधी की प्रतिभा पे या बौद्धिक क्षमताओं पे भाजपा के प्रचार के चलते डाउट कर रहा था, संदेह कर रहा था, उसको ये डाउट हो गया कि भाजपा जो कह रही है शायद उसमें दम नहीं है, तंत नहीं है उस बात में। और राहुल गांधी बार बार अपने आप को सही सिद्ध कर रहे थे। अभी जो लेटेस्ट हुआ है जीएसटी वाला, इसके बारे में तो उन्होंने बहुत पहले से कहा था और अब तो वो एक पूरी मुहिम के तौर पे वो चल रहे थे कि हम आएंगे सरकार में या हमारी सरकार आएगी तो हम ये संशोधन करेंगे। 2 स्लैब रखें। तो इसमें मुझे ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने ये मान लिया है और सिद्ध भी कर दिया है कि राहुल गांधी को फॉलो करो। राहुल गांधी जो कुछ कह रहा है वो सब समय के साथ सही सिद्ध हो रहा है। तो इसलिए राहुल गांधी अगर जिक्र भी कर दे किसी चीज़ का तो उसको एकदम नीतिगत निर्णय बना के लागू कर दो। तो ये तो सारा मीडिया कह रहा है, केवल हमारी बात नहीं है, पूरे देश के जो समझदार आवाज़ें हैं वो सब इस बात का समर्थन कर रही हैं कि राहुल गांधी सही थे, बार बार अपने आप को सही सिद्ध कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प बचा भी नहीं है। दूसरी क्या है, टैलेंट डेफिसिट एक टर्म है। इस सरकार में टैलेंट की कमी है। जहाँ तक 10 साल की सरकार थी मनमोहन सिंह की, तो उन्हें तो किसी से सलाह लेने की जरूरत पड़ती नहीं जी, क्योंकि वो एक वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे, सारी दुनिया में उनकी धाक थी, उनका सिक्का था। बराक ओबामा कहते थे कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो सारी दुनिया सुनती है उनको। तो उनको अपनी तो कोई उनको आवश्यकता था ही नहीं इस तरह की। उसके बावजूद भी वो सभी लोगों से कंसल्ट करते थे
तो आर्थिक मसलों पे मनमोहन सिंह जिन नीतियों पर चले थे उनकी शुरू में इन्होंने आलोचना की। आप इनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बतौर गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन जिन चीज़ों का विरोध किया, उसमें मनरेगा भी थी, उसमें आपके आधार कार्ड भी था, उन सब का प्रधानमंत्री बनने के बाद में समर्थन किया और ये कोशिश की जैसे कि ये योजना मैं शुरू कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी तो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। अब ये जो जीएसटी में अभी जो बदलाव हुए हैं, बिल्कुल सही कहा आपने कि 11 साल से जो आप लगातार खून चूस रहे थे लोगों का, लोअर मिडिल क्लास का, पूरे देश को परेशान करके रखा हुआ था। उस समय भी इस तरह की बातें आई थी कि इसको सही करो, इन चीज़ों को सही करो, पार्लियामेंट में बहस भी हुई थी, है, तमाम चीज़ें थी, लेकिन तब आप अड़ के बैठ गए कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो ये जीएसटी उर्फ गब्बर सिंह टैक्स, 11 साल तक गब्बर सिंह जो है वो डराता रहा पूरे हिंदुस्तान को, और आज आपने उस गब्बर सिंह को सीन से गायब करने की कोशिश की राहत के नाम पे। हाँ, और उसका भी पीछे आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। पहली बात तो बिहार विधानसभा के चुनाव है और राज्यों में चुनाव होंगे, और एक आपका जो जादू खत्म हो गया, अब जो आप लफाजी के जरिए या ड्रामेबाजी के थिएट्रिक्स के जरिए अपने आप को बनाए जा रहे थे, आपको ये लग गया कि वो चीज़ें अब काम नहीं करती। तो अब आपको कुछ ठोस कदम उठाने हैं। ठोस कदम कौन से उठाने, वो आपकी अपनी समझ तो है नहीं। आपके बेशक सपोर्टर कुछ भी कहते रहे, तो फिर आपने उसका अनुकरण करना है राहुल गांधी का। तो इस रास्ते पे जो सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, खैर देर आयद दुरुस्त आयद, कुछ तो राहत मिलेगी। लेकिन ये सरकार का कर्तव्य है कि पहले जो जीएसटी लिया है वो कुछ तो लौटा दें, है ना। ये नहीं, अगर अमेरिका मान लो, जो इनके दोस्त हैं मोदी जी के, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अगर वो इनको धक्का ना मारते, तो ये तो ऐसे ही चलता रहता है। ये तो मतलब जीएसटी की तरफ देखते भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी तो दिक्कत ये है कि जब ये ट्रंप के खेमे में थे तो चाइना इनको लात मारता था, और अब चाइना वाले खेमे में आए तो ट्रंप ने लात मारी। इनकी लात खाना तो इनकी नीति है। वही मैं कहता हूँ, जब तक आपकी अपनी मौलिक अपनी निजी सोच ना हो, देश के बारे में एजेंडा ना हो, तो आप किराए की विचारधाराओं से या किराए की नीतियों से देश का संचालन नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि जयशंकर हैं इनके विदेश मंत्री, इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनको वहाँ ले जाएं। हाँ, मतलब वो क्या देश में रखने के विदेश मंत्री हैं? हैं? तो उसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी तो कई बार कह चुके हैं कि वो क्लर्क की हैसियत का आदमी है, उसको समझ ही नहीं है, वो तो नाकारा है, नालायक है, सारी चीज़ें। अब सुब्रमण्यम स्वामी भी बड़े हस्ताक्षर हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो अगर वो कहते हैं तो उस बात के मायने भी हैं। और नरेंद्र मोदी की तो आर्थिक दर्शन को वो बात सुनते ही नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी हंस देते कि इनका इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना। सुब्रमण्यम स्वामी ने मनमोहन सिंह के अलावा किसी को माना ही नहीं। और जो नरसिम्हा राव का पीरियड था उसमें भी मनमोहन सिंह को लेकर आए थे सारी चीज़ें सुधारने में। और उन मनमोहन सिंह का क्या बयान था जब नरेंद्र मोदी ने सरकार चलानी शुरू करी, प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी द डिजास्टर फॉर इंडिया। इंडियन इकोनॉमी। डिजास्टर कितना भयानक शब्द है। लग रहा है सर वो सच बोल के गए थे, ऐसा लग रहा है। पता नहीं, उस समय हम लोग भी ये कामना कर रहे थे कि प्रभु ऐसा ना हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सेहत पर तो क्या असर पड़ता है उन चीज़ों से, तो लेकिन देश का भट्ठा बैठ जाएगा, सत्यानाश। आज एक बुजुर्ग थे, है तो थोड़ा गंभीर विषय पर, उसमें थोड़ा लाइट कर देते हैं। तो एक बुजुर्ग मिल गए थे, बोले यार ये गया नहीं झोला उठा के। मैंने कहा झोला उठा के ऐसे थोड़ी चला जाता है कोई। बोले एक राजा एक्सपायर हो रहा था, बुजुर्ग हो गया था काफ़ी, तो उसके जो सिपाही वगैरह थे, जो निजी 5-7 जो लोग थे, उन्होंने कहा कि आप अपना उत्तराधिकारी तो घोषित करो। बोला उत्तराधिकारी मैं मर जाऊं ना जिस दिन, सबसे पहला व्यक्ति जो तुम्हें दिखाई देना उसको राजा बना देना। अच्छा। तो वो बड़े आज्ञाकारी थे जी। वो मर गया 5-7 दिन में, और उन्होंने जो पहला आदमी मिला वो कोई गांव में मिट्टी खोद रहा था, अपना गधा साथ में खड़ा था उसका। तो वो आए, उसको पकड़ा, बोले चल तुझे राजा बनाना है। बोला क्यों मजाक करते हो यार, काम कर लेने दो इसकी, सुबह सुबह आया हूँ उठ के। बोला नहीं तेरे को राजा बनाना है। उसको ले गए जी राजमहल में पकड़ के। वो पहले तो डरा, फिर उसके सिर में ताज गाड़ दिया उसने, तो उसको यकीन से राजा है। फिर वो राजा वाली कुर्सी पे बिठा दिया और वो हुक्म चलाने लग गया जी।
और उसको कुछ काम थोड़ी आता था राजा वाला, थोड़े दिन में प्रजा को भी पता लग गया राजा कैसा है। अब राजा तो राज भोग रहा। अब जब राजा निकम्मा होना सर, आसपास के जो राज्य हैं उनको भी पता लग जाता है। तो सबको पता लग गया, तो सबकी निगाहें लग गई। तो किसी दूसरे प्रदेश में कोई मजबूत सा शासक था, उन्होंने सोचा यार ये तो निकम्मा, इस देश पे तो मैं ही कब्जा कर लूँ। तो वो अपनी सेना लेके चल पड़ा। तो जो गुप्तचर होते थे वो तो ख्याल रखते थे, वो आए बोले राजा साहब फलाने देश का राजा चढ़ाई कर दी है अपने ऊपर। है बेवकूफ़, इतनी दूर से भी लोग आते हैं क्या चढ़ाई करने, बैठ जाओ चुपचाप। और फिर अपने मस्त हो गए। थोड़े दिन में वो काफिला आगे बढ़ा। बोले राजा साहब वो उस देश से इस प्रांत में पहुंच गया हमारे नज़दीक। बोला कोई बात नहीं, पहुंच, तुम फिक्र मत करो, यहाँ नहीं आएगा वो। आखिरी में सर वो करते करते टालते टालते बोले जी वो रोहतक आ लिया जी, दिल्ली अब दूर थोड़ी है उनसे। बोला अच्छा रोहतक आ लिया। तो बोला वो मेरा कसी और गधा मंगाओ। वो मंगवाया, उस पर बैठ के चला गया जी। तो जब शासक अगर मौजूद ना हो ना सर, फिर ये जोड़े उठते हैं जी लास्ट में। हाँ, तो ऐसे ही एक बादशाह हुए थे मोहम्मद शाह रंगीला। हाँ, वो भी यही कहते थे अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। और इस चक्कर में जो है सत्यानाश हो गया था, ये दिल्ली पे आके काबिज हो गए थे वो। तो मोहम्मद शाह रंगीला जैसा ही कुछ माहौल है। और इस सरकार में कोई दूसरा दिमाग नहीं, दूसरा व्यक्ति नहीं। दूसरा दिमाग क्या, आप ये देखो कैबिनेट किस लिए होती है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री की एक हैसियत है, लेकिन होता वो कैबिनेट मंत्रियों के बराबर ही है सर, सब बराबर हैं वहाँ पे। लेकिन इनको कोई राय तो नहीं दे सकता ना। मान लो इनकी कैबिनेट में कोई विद्वान व्यक्ति भी हो, वो राय नहीं रख सकता अपनी। नहीं, उतना साहस कोई नहीं जुटा सकता। और अब उन्होंने नया वो जो बिहार के महिलाओं को जब संबोधित किया, उस भाषण के हम सब सामने आ रहे हैं, तो उसमें फिर यही बात नामदार कामदार, नामदार कामदार, है ना। मतलब ये कामदार हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी वो नामदार हैं, और ये तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए। अब बताओ कोई व्यक्ति अगर किसी अमीर घर में, संपन्न घर में जन्म ले रहा है, तो वो तय तो नहीं कर रहा है ना इस चीज़ को। सर वो गरीबी में पैदा हो चाहे वो अमीरी में पैदा हो, हमें मतलब है देश चलाने से। हाँ बिल्कुल। उसमें नामदार कामदार क्या करेगा। जब आप देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से बैठे हो, तो आपको देश को संभालने के लिए, चलाने के लिए एक विजन चाहिए। बट ये कामदार तो जितना विलासितापूर्ण जीवन ये जी रहा है भारत, मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा तो कोई फकीर ही नहीं देखा जी, जो इतने तरह के कपड़े पहनने वाला फकीर नहीं देखा होगा जी किसी ने। और फकीर हैं वो। हाँ बिल्कुल फकीर हैं। तो पोल पट्टी खुलने का दौर अब शुरू हो गया धीरे धीरे। और वो जादू जो बना रखा था नहीं, वो था उसमें। बिहार में इनका कोई असर नहीं हुआ सर है? बिहार में कोई बंद का असर नहीं है। बिहार में बंद का असर नहीं होना भी नहीं था। और जिस तरीके की बंद के दौरान हरकतें की हैं भाजपा के कार्यकर्ता लोग, जब उनको लोगों को ये पता है बिहार के कि ये गाली ना तो राहुल गांधी ने दी, ना ये गाली तेजस्वी ने दी, तो वो लोग समझ नहीं पा रहे फिर वो माफी क्यों मांगे। और आप एक चीज देखिए, एक चीज और देखिए सर, बीजेपी के लोग बिहार में जो लोग थे, जितना मैं मीडिया बाइट देख पाया, वो कह रहे थे उनका जो अटैक था वो राहुल गांधी पे है। जबकि बिहार चुनाव में राहुल गांधी थोड़ी, वहाँ तो तेजस्वी चेहरा है उनके, लेकिन अटैक वो राहुल गांधी पे कर रहे हैं। नहीं, राहुल और राहुल कांग्रेस के साथ पता है क्या है, नया जो चीज़ आई है कि इस देश के, उत्तर भारत के विशेषकर जो अल्पसंख्यक है ना, वो ये मान के चलते हैं कि जहाँ राहुल गांधी जाएगा हम वहाँ जाएंगे। अगर वो अखिलेश के साथ है तो इस देश के अल्पसंख्यक जो हैं वो अखिलेश को वोट देंगे उत्तर प्रदेश के। अगर वो तेजस्वी के साथ हैं वहाँ तो वो तेजस्वी को देंगे। तो राहुल गांधी या कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई बड़ी शक्ति ना होते हुए भी उनका एक उतना महत्व है कि वो किसी भी पार्टी की पोजीशन सुधारने में मददगार है। इसीलिए अब मोदी जी ने देखा ना, अब 11 साल बाद आप बता रहे हो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक पिछड़ा, अति पिछड़ा शर्म नहीं आती अपने आप को पिछड़ा, अति पिछड़ा कहते हुए। जो नौजवान 20-22 साल की उम्र में अमेरिका के 27-28 प्रांतों में घूम चुका हो, वो पिछड़ा, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसके पास हों जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, कमाल है, वो भी अपने आप को पिछड़ा कह रहा। चूंकि पिछड़े की पहचान किस आधार पर हुई थी, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़पन, वन टचेबिलिटी वाला इशू नहीं था। तो आपको तो ना तो वो आप अछूत थे उस समय में, और ना को आपका सामाजिक बहिष्कार हो रहा था, तो आप पिछड़े के किसी मापदंड में आते ही नहीं थे। और आरोप तो ये लगते हैं कि आपने बतौर मुख्यमंत्री अपनी जाति को पिछड़ों में शामिल कराया, आप थे ही नहीं पिछड़े।
तो अब ये जो ना, जो आप 14 के चुनाव में कह रहे थे, 19 में कह रहे थे, 24 में आपने कहा, 29 के लिए भी वही भाषा आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर नहीं चला जी इनका बिहार में, नहीं चलेगा। अब कोई सा भी इनका जो चीज़ें ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या कहा था पिछली वीडियो में कि मैंने अब ये देखना, नए ये इलेक्शन तक माताजी वाला प्रकरण चलेगा। नहीं, मेरे को एक बुजुर्ग अंकल हैं पड़ोस में, वो कह रहे थे कि ये मोदी जी की जो माँ हैं ये बिहार की थी क्या? तो मैंने कि क्या हुआ? बोले वो बिहार में बंद कर रहे हैं ना, तो उनको ही ऐसा लग रहा था कि वो रहने वाले, मतलब इनका जो नानका है वो बिहार में होगा। अपने वाले तो इसी एंगल से सोचते हैं ना। मतलब ये हरियाणा में अपमान नहीं हुआ, ये दिल्ली में अपमान नहीं हुआ, ये उत्तराखंड में अपमान नहीं हुआ, जहाँ बीजेपी के शासन है उनमें सिर्फ बिहार में माँ का अपमान हुआ, बाकी कहीं नहीं हुआ। आप ये देखिए, आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती हीराबेन माता जी, उनके 4 बेटे और भी हैं। कोई नाम सुना आपने? तो सकता भी नहीं सर, अपमान तो उनकी माँ का भी कोई जिक्र हुआ है? वो यहाँ तक कहते हैं, उनके जो भाई हैं प्रहलाद मोदी, उनका मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, सुना था, उसमें कह रहे हैं कि जब पंकज के घर, पंकज इनका छोटा भाई है जहाँ माताजी रहती थी, जब ये मिलने आते थे 17 सितंबर को जन्मदिन के अवसर पे, तो उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, उस परिवार को। और आपने देखा होगा फोटो, मोदी जी हैं और माता जी है ना, उनको बंद कर देते थे। और उसने चुनौती दी कि एक कोई फोटो दिखा दो जो हमारे परिवार के साथ इनकी हो, हमारे किसी बच्चे तक की हो। तो इन्होंने ये आरोप भी लगता है और बहुत सत्य है कि माता जी का अपना जो पॉलिटिकल यूज किया है। आप देखो, अभी ये 5-6 दिन रह के आए वहाँ, इतनी जबरदस्त हंसी, 11 साल में पहली बार फुहारे फूटे हैं, कह कहे, मतलब जिस ढंग से हंस रहे हैं। कहीं लग रहा है आपको कि इस व्यक्ति की माँ का जो अपमान हुआ उससे कहीं द्रव्य अंदर से आहत हो गए, आते ही आहत हो गए। मतलब हंसी के तमाम रिकॉर्ड इन्होंने चाइना में तोड़ दिए, आते ही यहाँ पे आंसू निकल, और यहाँ आते ही जैसा मौका मिला तो वो फिर बिहार के माताओं का अपमान है, सबका अपमान है। जब लड़की ससुराल तो से फिर जाती है ना सर, तो पहले भी कहा है कि देखिए, चुनाव जीतना और इस कला में और प्रचार में, झूठे प्रचार में, इसमें तो माहिर है नंबर 1। इसमें तो कोई, देखो ये तो सिद्ध हो चुका है, मोदी इज पियरलेस, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता इस यूनिवर्स में, न पहले कभी, न भूतो न भविष्य थी। लेकिन हर ऐसी चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, और वो एक्सपायरी डेट जा, सबका टाइम नहीं जा चुकी है। लेकिन दिक्कत ये है कि देश के बुरे लखाने थोड़ी जरूरी थे सर। मतलब जैसा मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे, उससे बेटर भारत छोड़ते तो बढ़िया रहता। नहीं, बहुत अच्छा। और अभी क्या उनसे उन्होंने छोड़ दिया जी, करना चाहिए। 2050 तक रहेंगे ये। हाँ, 47 तक बोला, 50 तक मैंने 3 बढ़ा दिए। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि जो सरकार 2047 या 50 तक रहेगी, वो 3050 तक क्यों नहीं रहेगी? क्यों नहीं रहेगी जी? अच्छी, मतलब और बेहतर करते चले जाएंगे। तो आप ये मान के चलो कि हजारों साल अभी मोदी जी रहेंगे, और नॉन बायोलॉजिकल हैं। हाँ, वो खतरा भी नहीं है, वो रहेगा। 2000, जो लोग कहते हैं कि 2034 में मोदी जी नहीं होंगे, राजनाथ सिंह ने कहा 2029 में चेहरा होंगे। भाई 2034 में मोदी जी क्यों नहीं होंगे? मतलब क्योंकि तब तक तो भारत बिल्कुल, यहाँ बुलेट ट्रेन दौड़ रही होंगी, सब स्मार्ट सिटी होंगे, कम से कम 200 साल तो बाढ़ आएगी नहीं। चाहिए। अब आप देखो ना, सारा मुल्क बर्बाद हो गया इस समय, कितने लोग संकट में। एक बार भी अगर उन्होंने जिक्र किया हो पंजाब का ना, पंजाब का, हिमाचल का, कोई 28 महीने बाद अब मणिपुर जाएंगे, वो भी तब जब ट्रंप पे ये प्रेशर पड़ रहा है कि ये ईसाई बहुल राज्य हैं और उनमें अत्याचार हो रहा है। अब उस मजबूरी में वहां जाना पड़ रहा है। 28 महीने बाद आपको याद आ रहा है, जहां महिलाओं को नंगा करके परेड की गई, वो माताएं नहीं थी, माताएं थी जी। वो कारगिल में जिसने लड़ाई लड़ी थी सर, हाँ, उसकी पत्नी के साथ अपमान हुआ था वहाँ पे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जी। नहीं, इनको कहीं भी कुछ, ये तो अपने किसी पदाधिकारी को पद से भी नहीं हटाते, इस आरोप के बावजूद भी कि उसने इतनी गंदी बातें कही हैं। इनके तो बीजेपी के प्रवक्ता सर, किसी को पता नहीं, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो बोल नहीं सकते आप। प्रवक्ता भी, गौरव भाटिया कल परसों किसी को कह रहे थे, पत्र उसके प्रवक्ता को ताड़का है, रागिनी को कहा है, सुरपणखा, कहते हैं अमेरिका से लॉ पढ़ के आए वो। तो जितने भी आप तो तलाश करेंगे, जितने भी महामूर्ख और बेवकूफ़ और बदतमीज अभद्र किस्म के लोग, वो सब इनके यहाँ मिलेंगे। चोरी और सीना चोरी, ना इनकी भाषा ठीक है, ना इनके संस्कार ठीक हैं, और ये कृत्रिम माहौल बना के आते हैं सभ्यता का, लेकिन धीरे धीरे खुल जाते हैं, अपनी औकात दिखा देते हैं। और शुरुआत तो प्रधानमंत्री ने खुद ही की है 2014 के बाद में, चीज़ें तो वहीं से बदली है ना सारी की सारी।
देश का पॉलिटिकल कल्चर बदल दिया ना मैं आते ही खत्म कर दूंगा, मार दूंगा, सबक सिखा दूंगा, मुक्त कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपकी भाषा क्या है? अरे हमने वो दौर देखा है कि चरण सिंह जी ने अरेस्ट कराया था मैडम गांधी को, उसके बाद में जयंत का जन्मदिन हुआ तो इंदिरा गांधी उनको बधाई देने गई और वहाँ बैठ के चाय वाय पी उन्होंने। चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन में कभी भी इंदिरा जी को बहन जी के अलावा दूसरा शब्द नहीं बोला। आप ये देखिए संस्कार। या इनकी पार्टी के जो तत्कालीन नेता थे उन्होंने कभी अभद्रता की हो? तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूरे चाल चरित्र चेहरे को पूरी तरह बदल कर रख दिया। तो इनको तो देश भी याद करेगा और पार्टी इनका नहीं सर, आप इनका नहीं, पहले पॉलिटिकल जो लोग थे सर वो एक दूसरे साथ बैठा करते थे कभी से, एक ही चाय के खोमचे पे बीजेपी कांग्रेस सब बैठ जाया करते थे सर। इन्होंने तो वहाँ भी दुश्मनियाँ पैदा कर दी जी। इन्होंने धर्मों के बीच में दूरियां, जातियों के बीच में सर इन्होंने बहुत विभाजन पैदा किया है। हाँ ये देख लीजिए, आप देख लो कहीं भी जाके। भाई जहाँ धार्मिक आप दीवार खींच सकते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में, वहाँ धार्मिक खींच लो, और जहाँ जातियों में करनी है तो वहाँ जातियों में तो कैसे समरसता पैदा होगी हिंदू समाज में? किस हिंदू समाज की बात कर? और बाढ़ आती है तो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो एनजीओ है वो दिखाई भी नहीं देता जी। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है वो क्या इन राज्यों में, बाढ़ प्रभावित राज्यों में आपको दिखाई दिया कहीं पे? वो एनजीओ के तो जितने थे वो सब पन्ना प्रमुख बन गए ना, दायित्व ले रखे हैं सरकार। अच्छा, सब जिम्मेदारियां हैं, अब जिम्मेवारियां हैं, इस समय तो कुछ और काम कर रहे हैं। लेकिन सर कुछ भी कहो, आप आज के दिन बीजेपी के मुद्दे राहुल गांधी डिसाइड कर रहे हैं। वो तो डिसाइड कर ही रहे हैं, इसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। वो तो उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि जब जब उन्होंने जो कुछ कहा वो सब कुछ सही सिद्ध हुआ है। सही बात। और उस मुद्दे पे ये बोलते भी नहीं है। खैर दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताना कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुद्दों को राहुल गांधी डिसाइड कर रहा है या फिर नॉन बायोलॉजिकल खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। आप जरूर कमेंट करके बताना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।